जिसे बोलते हैं PBTZ, यानी गंभीर संकटग्रस्त जनजातियों में शामिल किया गया है। उसमें है सहरिया, भारिया और बेगा। शुरू करें। आइए शुरू करते हैं भील जनजाति को लेकर। जब भी हम कोई जनजाति पढ़ेंगे तो इन सीक्वेंसों को याद रखेंगे। पहले भील जनजाति में कोई भी जनजाति अगर पढ़ी जाएगी तो दिमाग में क्वेश्चन ये रखा जाएगा कि जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब हमने ये सीख लिया है कि ये जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में प्राप्त होती है और प्रमुख रूप से झाबुआ, धार और अलीराजपुर। फिर दूसरा डायमेंशन ये कोशिश करना कि जो जनजातियां होती हैं इनकी कई सारी उपजातियां होती हैं। तो PSC में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी भील की उपजाति नहीं है। फिर जनजातियों में जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो नाचने और गाने से बनेगा। सामान्यतः सभी जनजातियों में नाच गान होता रहता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जनजातियां उत्सव बहुत मनाती हैं, सभी जनजातियों के अपने अपने उत्सव होते हैं और प्रत्येक जनजाति देवता का पूजन पालन जरूर करती हैं। तो प्रश्न बनेगा भील में कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी उपजातियां हैं, कौन कौन से नृत्य करते हैं, कौन कौन से उत्सव हैं, कौन कौन से देवता हैं। शुरू करें। भील जनजाति को कर्नल टॉड ने वनपुत्र कहा है, जबकि टोलमी के द्वारा इन्हें तीरंदाज कहा गया। ये टोलमी जी हैं जिन्होंने भील जनजाति को तीरंदाज कहकर संबोधित किया। भील जनजाति जो प्रमुख रूप से पश्चिम भाग में प्राप्त होती है, अगर हमसे क्षेत्र पूछा जाए तो पहले तो ऑप्शन में आएगा क्या भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है, सही बात। यह प्रश्न पूछेगा भील जनजाति मालवा जिले में प्राप्त होती है, मालवा क्षेत्र में प्राप्त होती है, सही बात। मालवा में भी कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र। क्या भील जनजाति निमाड़ क्षेत्र में प्राप्त होती है, सही बात। अब ऑप्शन में से तीन में से कोई एक आएगा कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति कहाँ मिलती है, तो या तो निमाड़ ऑप्शन आएगा, या मालवा ऑप्शन आएगा, या पश्चिमी मध्य प्रदेश ऑप्शन आएगा। तो क्षेत्र में ये तीन ही ऑप्शन आ सकते हैं। अगर जिले आएंगे तो जिले में ध्यान रखना धार, झाबुआ, अलीराजपुर और भोपाल। अब चार ऑप्शन आए, निम्न में से किस जिले में भील जनजाति नहीं पाई जाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से भोपाल में नहीं पाई जाती। हालांकि भील की एक उपजाति भिलाला मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है, पर ऑप्शन के हिसाब से बताओ, अगर चार में से एक हटाना हो तो फिर भोपाल ही हटाऊंगा ना। ऐसे ही भील जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं मिलती, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा और निमाड़, और एक और आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी। तो इस कंडीशन में नर्मदा सोन घाटी को हमें हटाना पड़ेगा। तो अगर क्षेत्र को लेकर भील से प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनेगा, और जिलों को लेकर भील से प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो पहला वाला डायमेंशन कवर कर लिया हमने कि भील कहाँ पाई जाती है। भीलों से एक प्रश्न और बन सकता है, वो है कि भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसका जवाब है भील शब्द संस्कृत भाषा, द्रविड़ भाषा और तमिल भाषा से माना जाता है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकालना कि भील शब्द की उत्पत्ति का स्रोत तीन भाषाओं में मिलता है। संस्कृत भाषा में भील को भिल्ल कहा गया, द्रविड़ भाषा में बील कहा गया और तमिल भाषा में बिल्लूवर कहा गया। अगर इन तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो एक ही अर्थ निकलता है, धनुष बाण धारण करने वाला समुदाय। तो भील का अर्थ होता है ऐसी जनजाति जो धनुष और बाण को धारण करती हो, उसी को भील जनजाति कहा जाता है। भील जनजातियों की कई सारी उपजातियां हैं। भिलाला याद रखना, मैं आगे इसके बारे में बता दूंगा। यह भील जनजाति में सबसे बड़ा समुदाय है। पटालिया, बरेला, तड़वी भील वो होते हैं जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, ऐसे भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भील शब्द कहाँ से आया, उपजातियां कौन कौन सी हैं और किस क्षेत्र में भील प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भीलों में जितनी भी उपजातियां हैं उसमें सबसे प्रमुख याद रखने वाली है भिलाला। भिलाला अपने आप को भीलों की सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी मानते हैं, मतलब मानते हैं कि भीलों में जितने भील हैं उसमें केवल भिलाला ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और वह अपना पूर्वज राणा पुंजा को मानते हैं जो कि एक राजपूत थे। तो ऐसी कहानियां हैं कि राणा पुंजा जो राजपूत थे और भीलों के बीच
महिला के बीच जो संबंध बने उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसे भिलाला कहा गया। कुल मिला के भीलों में ऐसे उपजाति जो राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं वो भिलाला कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। सामान्यतः भील मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है, लेकिन भिलाला एक ऐसी भीलों की उपजाति है जो मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में मिलेगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भील अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, जबकि भिलाला अन्य भीलों की अपेक्षा समाज की मुख्य धारा में ज्यादा आ गए, पक्के घरों में रहने लगे, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह अधिक मुख्य धारा में शामिल होने वाली भील उपजाति है। तो कौन सी भील उपजाति समाज की मुख्य धारा में प्रमुख रूप से शामिल हो चुकी है? भिलाला है, और यह भीलों की सभी उपजातियों में सबसे बड़ी उपजाति है। राणा पुंजा को भिलाला लोग शौर्य का प्रतीक मानते हैं। तो भीलों की कौन सी उपजाति राजपूतों का वंशज है? भिलाला। भीलों की कौन सी उपजाति सबसे बड़ा समुदाय है? भिलाला। भीलों की कौन सी उपजाति आधुनिकता को स्वीकार कर चुकी है? भिलाला। फिर भीलों में कई सारी उपजातियां हैं जिसमें भिलाला एक प्रमुख है और एक दूसरी प्रमुख है कमार। कमार मानते हैं कि भीलों की उपजाति नहीं है, बल्कि भील की किसी एक उपजाति की ये उपजाति है। और हमें मालूम है कि भील सामान्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्राप्त होते हैं और भिलाला मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में प्राप्त होते हैं। लेकिन भीलों की भी एक उपजाति की एक ऐसी उपजाति है जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में प्राप्त होती है। तो कौन सी ऐसी भील है जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में रहते हैं? तो वो है कमार, और सामान्यतः है सीधी जिले में प्राप्त होते हैं, या मैं कहूं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश के पास। यह भीलों की उपजाति में सबसे छोटी उपजाति है, अर्थात सबसे कम जनसंख्या अगर भीलों में किसी उपजाति की है तो कमार की है। एक व्यक्ति हुए श्याम चरण दुबे, क्या नाम है उनका? श्याम चरण दुबे। उन्होंने किताब लिखी थी द कमार। तो द कमार नामक पुस्तक श्याम चरण दुबे के द्वारा लिखी गई है। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा भीलों के पहनावा पे बात करते हैं। भीलों के कई सारे पहनावा हैं, मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों को बोलूंगा, समझिएगा उसको। देखिए, सामान्यतः भील इस प्रकार की धोती पहनते हैं, महिलाएं इस प्रकार की साड़ी पहनती हैं। भीलों के हाथ में धनुष और बाण होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये 1981 का एक डाक टिकट है जिसमें एक भीली महिला अपने सिर पर एक टोकरी रखे हुए है। एक्चुअली ये एक प्रथा है स्ववर्णों की, जो आगे सिखाऊंगा। और यहां पर भीली समुदाय में विवाह हो रहा है, और जो ये बच्चा मुकुट लगा के खड़ा हुआ है, हाथ में धनुष पकड़ के खड़ा हुआ है, क्योंकि धनुष तो इनकी प्रमुख पहचान है। इस मुकुट को झाजिया जुलड़ो कहा जाता है, जो इनके पहनावे का एक हिस्सा है। तो आइए देखते हैं भील जनजाति किस किस पहनावे को स्वीकार करती है। सबसे पहले देखते हैं भीलों के देवता। भील प्रमुख रूप से राजा पंथा, बावा डूंगर, भीलट देव, इन 3 देवताओं की पूजा करते हैं। पहनावे की अगर बात करूं तो सुनिए ध्यान से। भीलों के द्वारा जो सर पर साफा बांधा जाता है, जिसे हम गांव की भाषा में पगड़ी कहते हैं, भील उसी साफा और पगड़ी को पोत्या कहते हैं। तो साफा जो बांधते हैं उसको भील समुदाय पोत्या कहता है। और मैं सभी भील समुदाय के भाई बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मैं किसी शब्द के उच्चारण को अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा। जहां तक मैंने रिसर्च किया है, बीच में गया हूं, कुछ भाई बहन जो जनजाति भील समुदाय से, उनसे भी मैंने बातें की हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपके प्रोनाउंस एकदम सही हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर प्रोनाउंस थोड़े गलत हो रहे हैं तो आप मुझे बिल्कुल मार्गदर्शन दीजिएगा, क्योंकि ये धरोहर है हमारी, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो ये पोत्या, खोयतू, इन्हें हमें सजो के रखना है, क्योंकि भील समुदाय एक प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे किसी अपभ्रंश की वजह से इनका नाम बदले। तो मैं बोलूंगा पोत्या, इसका मतलब साफा और पगड़ी। फिर एक शब्द आता है खोयतू, का क्या मतलब है? भीलों के द्वारा बांधे जाने वाले लंगोट को खोयतू कहा जाता है। ढेपड़ा, भीलों के द्वारा जो पुरुष धोती पहनते हैं, जो मैंने अभी दिखाई थी आधे घुटनों तक, उसे ढेपड़ा कहते हैं। सिंदूरी, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली वो साड़ी है
जो गहरे नीले रंग की होती है। ये जो महिला पहने खड़ी हुई है सिंदूरी है, और ये व्यक्ति ने जो धोती पहनी हुई है ये ढेपड़ा है। सामान्यतः सिंदूरी किसी विशेष अवसर पर पहना जाता है, और ऐसा मानते हैं कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी पहनती हैं सिंदूरी। सिंदूरी नाम जरूर सिंदूरी है, रंग नीला होता है। पीरिया दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले शादी के समय कपड़े होते हैं। जैसे लहंगा पहनती हैं बच्चियां शादी में, ऐसे ही भीली जनजाति में जो दुल्हन होती है वह शादी के रूप में पीरिया पहनती है। एक विशेष प्रकार की साड़ी का कपड़ा होता है, और ये जो पीरिया पहन रही होती है दुल्हन, उसको भीली भाषा में लाड़ी कहा जाता है। तो भीली भाषा में दुल्हन को लाड़ी और भीली भाषा में दुल्हा को लाड़ो कहा जाएगा। तो दुल्हन अगर कपड़े पहनती है तो पीरिया, और दूल्हा अगर कपड़ा पहनता है तो झाजिया जुल्लो कहते हैं, जिसमें वो सेहरा भी शामिल होता है। तो इस प्रकार से भीलों के यह पहनावे की बात मैंने कर दी। अब आते हैं भीलों की प्रमुख प्रथाएं। इन प्रथा को देखो कि लोग किस प्रकार से गाड़ी घोड़ा में बैठकर जा रहे हैं खुशी खुशी, लोग बैंड बाजार लेके जा रहे हैं खुशी खुशी। यह एक प्रथा है। इस प्रथा का मैं आगे नाम बोलूंगा सो भरूं, तब मैं इस चित्र पर बात करूंगा। सबसे पहले इधर आ जाओ। एक प्रथा है भीलों में चलती है दापा। दापा का मतलब होता है दहेज प्रथा। दहेज एक कुप्रथा है जो सभी समाज में चलती है, पर मैंने मालवा में दहेज का प्रचलन नहीं देखा। अच्छा भी है। और अगर दहेज देना है तो लड़कों को देना चाहिए बच्चियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चियों ने अपनी शक्तियों को प्रदर्शन किया है, बच्चियां उभर कर आई हैं, तो या तो दहेज बंद कर दो। और दहेज तब बंद हो सकता है जब मैं उन माँ बापों से कहूंगा जो अपनी बच्चियों के लिए सरकारी लड़के ही देखते हैं। अरे लड़का काबिल है तो सरकारी या प्राइवेट क्या। तो अगर आप सरकारी देखोगे तो फिर सामने वाला भी डिमांड रखेगा। इसीलिए भेदभाव खत्म करो। बच्चा बच्ची अगर किसी को पसंद कर रहे हैं फिर जाति धर्म मत देखो, मेरा ये मानना है। अब इसमें कई बोलेंगे तुम तो जाति धर्म बिल्कुल खत्म कर दोगे, हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगा, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। मैं संस्कृति कल्चर खत्म करने के पक्ष में हूं ही नहीं, मैं कुप्रथाओं को खत्म करने के पक्ष में हूं। संस्कृति कल्चर ये है कि हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप संस्कृति कल्चर में हो। अपने माँ बाप के पैर छू रहे हो तो संस्कृति कल्चर में हो। बड़ों की बातों की अवहेलना नहीं कर रहे हो, संस्कृति कल्चर में हो। और अगर तुम मुझे अभी गंदे कमेंट कर दोगे तो तुम्हारी संस्कृति और कल्चर यही दिखा रहा है। संस्कृति और कल्चर के नाम पर तुम अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। माँ बाप का सम्मान करो, अपने बड़ों सम्मान करो, सबसे समीज से बोलो, भाई को भाई समझो, इंसान को इंसान समझो। बस यही संस्कृति कल्चर है। जाति और धर्म का बोझ ढोना संस्कृति कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब मैं इन्हें कुप्रथाओं में शामिल करूंगा। दापा का मतलब दहेज प्रथा। ध्यान रखना है कि भीलों में जो दहेज है वो वर पक्ष चुकाता है, कन्या पक्ष नहीं। भीलों में जो दहेज है वो वर पक्ष चुकाता है, कन्या पक्ष नहीं। तो यहां पर ये देखा गया है कि जिनके दो दो तीन तीन लड़के होते हैं भीलों में, उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनकी शादी नहीं हो पाती है, पैसा नहीं है। तो एक कुप्रथा उत्पन्न हो जाती है जनजातियों में। सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए, यानी कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक साथीदार योजना चलाई गई थी 2016 में। साथीदार योजना का संबंध भीली जनजाति में दहेज प्रथा को रोकने से है, जो सामान्यतः पुरुष वर्ग के द्वारा महिला वर्ग को दिया जाता है। दापा से मिलता जुलता एक शब्द होता है जापा। दापा और जापा में अंतर है। दापा और जापा में अंतर क्या है उसको समझना। जहां दापा का मतलब दहेज प्रथा होता है, वहीं जापा का मतलब भीलों में प्रसव पीड़ा या प्रसव होना, बच्चा पैदा होना या बच्चा पैदा होने का जो प्रक्रिया है, माँ के द्वारा जन्म होता है जब बच्चे का, तो उसे भीली भाषा में जापा कहा जाता है। अगली रस्म होती है सोऊ भरनू। सोऊ भरनू का मतलब है लड़का और लड़की के बीच में शादी पक्की हो गई है। अब लड़का पक्ष वाले लड़की पक्ष के पास जा रहे हैं कुछ विशेष प्रकार की गोद भरने जैसी प्रोसेस करने। ढोल नगारे लेके जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जब जा रहे होते हैं तो इसे बोलते हैं सोऊ भरनू। आजकल गोद भराई वाला जो प्रोग्राम हो रहा है ना, वैसा ही प्रोग्राम होता है। और जब ये लोग उनके घर पहुंच जाएंगे और महिला के गोदी में जाकर कोई डाल देंगे तो उसे बोलेंगे खुलू भरनू, यानी दहेज दे दिया। तो ये दहेज देने जा रहे हैं सोऊ भरनू, दहेज दे दिया खुलू भरनू, दहेज देना दापा।
अब यहाँ दहेज का मतलब है किसी प्रकार का कोई इनाम। आजकल तो दहेज इनाम के रूप में लिया जाता है। हमने गाड़ी आपको नहीं दी, अपनी बच्ची को दी है, ऐसे बोलते हैं ना आजकल दहेजों में। बकस भरनू, बकस भरनू एक बहुत नेगेटिव परंपरा है इस भील समाज की। कभी कभी क्या है कि किसी बाप के 3 लड़के हो गए, पैसा है नहीं है, लड़कों की शादी करनी है, समाज में इज्जत बना के रखनी है। सोचो कितना अच्छा समाज है, लड़कों की शादी करने की चिंता है भील समाज में। अब पैसा है नहीं, बिना पैसे के ब्याह हो नहीं पाएगा। तब वो लोग समाज से सहायता मांगते हैं, एक प्रकार से चंदा इकट्ठा करते हैं, उसे सामाजिक सहायता कहते हैं। जब पैसा या दहेज की व्यवस्था होती है तो समाज के द्वारा दहेज की व्यवस्था करवाना बकस भरनू कहलाता है। इसीलिए भील समुदाय में सामाजिक विवाह खूब होते हैं। अब एक होता है पग पायलू। भीलों में जब कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसका पैर पहले बाहर आते हैं प्रसव के दौरान, तो ऐसे बच्चे को पग पायलू कहा जाता है। ऐसा बच्चा भीलों की दृष्टि में बहुत पवित्र माना जाता है। अगला है डोगर डबलाना। जब कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के कुछ समय के बाद उसको अनाज के एक ढेर पे रखा जाता है, और उस ढेर से वो कहीं भी अगर लुढ़क जाएगा तो उससे उसका भविष्य तय होता है कि करेगा क्या, तो इसे डोगर डबलाना कहते हैं। और एक है पंसाना प्रथा। जो प्रसव वाली महिला होती है उसको 7 दिन अंदर रखते हैं, 7वें दिन उसको घर के बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं पंसाना। पंसाना प्रथा में महिला बाहर आती है, फिर लोग गाते हैं, पुरुष और महिला आपस में खाना आना खाते हैं, संगीत अंगीत होता है। उसी समय डोगर डबलाना का प्रोग्राम होता है। एक शब्द आता है बिंदुकोट। जब बारात जाती है तो रास्ते में बारात जहां विश्राम करती है उसे बिंदुकोट कहा जाता है। और विश्राम के दौरान जम के ताड़ी पी जाती है या मदरापान किया जाता है। वो तो भारत की हर एक बारात में होता है। अब हम आते हैं कई प्रकार के विवाह। देखिए सामान्यतः यहाँ पे लिखा है सामूहिक विवाह कार्यक्रम भील समाज। सामान्यतः ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करते हैं क्योंकि समस्या वही दहेज प्रथा को लेकर है। पर विवाह में भी इनके कई सारे विवाह हैं। जैसे भीलों में एक विवाह बहुत प्रसिद्ध है, मिही बंबू विवाह। इसमें हरण विवाह होता है, बच्ची को घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है। खंदड़िया विवाह, जब लड़के के पास दहेज देने के लिए पैसा ना हो तब लड़की का पिता कहता है कि मेरे घर में घर जमाई बन के रहो, मेरी इकलौती बच्ची है। घर घुसनी विवाह, घर में जबरन घुसकर विवाह कर लिया जाता है। मिही बंबू और घर घुसनी में अंतर है, घर के बाहर जबरन विवाह, घर के अंदर जबरन विवाह। उदांडी विवाह, हट विवाह है, नहीं हम इसी बाबू से विवाह करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। मोर मंदनी विवाह, बुजुर्गों की सहमति से होने वाला विवाह, अरेंज मैरिज। गोल गधेड़ू विवाह, यही सबसे प्रमुख होता है। यह एक परीक्षा विवाह होता है जिसमें लड़के को परीक्षा देनी पड़ती है कि तुम काबिल हो या नहीं। भगौरिया नृत्य के दौरान यह होता है। एक और विवाह प्रचलित है जो कि सामान्यतः अब नहीं रहा, नतारा विवाह। यह भीलों में विधवा विवाह को प्रचलन के रूप में पहचाना गया। अब भीलों में ये विवाह धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। गोल गधेड़ू जरूर थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी इतने विशेष नहीं है क्योंकि आधुनिकता आ चुकी है ना। अब राजनीति इंटर कर चुकी है इनके जीवन में। आइए भगौरिया उत्सव के बारे में समझते हैं। भगौरिया भीलों के द्वारा एक उत्सव होता है जिसमें पुरुष और महिला इस प्रकार से भागीदारी करते हैं। भगौरिया उत्सव 7 दिन चलता है। होली के त्योहार के समय यह प्रेम प्रसंग से होने वाला एक उत्सव है। 7 दिन को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहले 2 दिन गुलालिया का कार्यक्रम होता है जिसमें युवक और युवती एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। अगर युवक ने युवती को गुलाल लगाया इसका मतलब है कि युवक उस युवती को पसंद करता है। बदले में अगर युवती ने भी उस युवक को गुलाल लगा दिया तो रजामंदी मानी जाती है। फिर 2 दिन के बाद जब गुलालिया खत्म हो जाता है फिर गोल गधेड़ू, जिसे हम परीक्षा विवाह कहते हैं, इसमें गोल घेरा बनाकर लड़के की परीक्षा ली जाती है और वो पेड़ों पे चढ़ जाता है, उसे घेरा बना के घूर लेते हैं, फलाना ठिकाना परेशान करते हैं। ये सब बातें हैं पर अब वर्तमान में ऐसी कोई प्रथाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तृतीय चरण में देखते हैं 2 दिन अंतिम उजाड़िया है। यह खेल सामान इत्यादि लोग खरीदते हैं, प्रमुख रूप से धनुष और बाण को बच्चे बहुत खरीदते हैं। तो लास्ट में उजाड़िया होता है और फिर मेला खत्म हो जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पेमा फात्या जी हैं, ये भीमा नायक जी हैं, ये मामा तांत्या भील हैं, ये हीरालाल अलावा विधायक भी हैं और जय युवा संगठन के अध्यक्ष भी हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। हीरालाल उलावा विधायक भी हैं और जयस के अध्यक्ष भी हैं। राणा पुंजा, इसे शौर्य का प्रतीक मानते हैं भील लोग, प्रमुख रूप से भिलाला। तांत्या भील, भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है,
इनकी समाधि इंदौर के पातालपाली में और मंदिर खंडवा के आसपास माना जाता है। एक बार कंफर्म कर लेना। नए घोषित नाम मामा तांत्या भील के बबरकुआ चौराहे का नाम बदला गया, MR10 बस स्टैंड का नाम बदला गया और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। भीमा नायक, यह भी भील है, निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं और इनकी मृत्यु ऐसा मानते हैं पोर्ट ब्लेयर में हुई। पेमा पाथ्या पिथौरा चित्रकला के प्रमुख कलाकार हैं। भीलों की चित्रकला को पिथौरा चित्रकला कहते हैं। भीलों के घरों को कू कहा जाता है, जहां वो रहते हैं वो फाल्या कहलाता है। प्रमुख संबोधन मामा होता है। 31 मार्च 2020 को इनका निधन हो गया। घोड़ा जो है वो पिथौरा चित्रकला के केंद्र में रहता है और तुलसी सम्मान 2017 से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। भीलों से संबंधित अन्य तथ्य याद रखना। सामान्यतः भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहते हैं। भील दो प्रकार की झूम कृषि करते हैं, एक तो चिमाता, यह पालवी भीलों के द्वारा की जाती है। पालवी भील वो होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं। दिजला, यह मैदानी भीलों के द्वारा की जाती है। मैदानी भील का मतलब बागड़ी भील। प्रमुख रूप से इन्हें ताड़ी और रबड़ी बहुत पसंद होती है पीने के लिए। यह एक ऐसी जनजाति है जो गहना प्रिय होती है। यह अपने कपड़ों में नंदना प्रिंट हुए कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं और जोवट भीलों के द्वारा पंजा दरी का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति में भी वही सेम कॉन्सेप्ट होंगे जो कॉन्सेप्ट हमने भील जनजाति में समझे। सबसे पहले बैगा जनजाति में हम ये देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ होता है।